मानव जी फिर से एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सुनाइए। तापी और बतापी दो दैत्य भाई थे और इस बार शिकार में सामने खुद महेंद्र सिंह धोनी थे। क्या कहना चाहेंगे मानव? शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने जो दर्शन दिए हैं चेन्नई के गेंदबाजों को, मजा आ गया बिल्कुल। चेन्नई वाले गए थे पूरे जोश के साथ और लौटे हैं एकदम कपड़े फटवाकर। महेंद्र सिंह धोनी की कामनेस कहीं काम नहीं आई, क्योंकि जिस हिसाब से जिस रौद्र रूप में दोनों ने बॉलर्स की धुनाई करी है, बॉलर एकदम भाग रहे थे कि बचाओ बचाओ। वीरपाल और सोमपाल दो भाई दोनों तबाही। आज भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तहलका ऑमलेट बनाऊंगा। ये ले ये बता भाई, कल हमने जो मैच देखा ये कोई नॉर्मल मैच नहीं है। आईपीएल 2024 की हाईएस्ट पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप मैं कहूंगा। 210 रन की 210 रन की साई सुदर्शन सबसे पहले साथ छोड़ गए और उसके बाद तुरंत बाद ही शुभमन गिल भी अपनी विकेट खो बैठे कि तेरे बिना मैं नहीं जी सकता। काफी रोमांटिक स्टोरी थी कल इन दोनों की। हाँ। कि तू लड़ेगा, तू जीतेगा तो मैं जीतूंगा, तू गया तो मैं भी आ रहा हूँ। तो ये जय वीरू की जो जोड़ी कल हमें देखने को मिली, इन्होंने जो हमारे महेंद्र सिंह गब्बर थे उनको काफी नुकसान पहुंचाया है। तो काफी इंटरेस्टिंग मैच था। बिल्कुल, मतलब पहले तो ऑब्वियस ही बात है, अहमदाबाद के पिच पे चेज करना ज्यादा बेटर होता है, ये सबको पता ही है जी। तो टॉस जीत के तो ऋतुराज गायकवाड़ ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। अच्छा, उससे पहले तो पहली बार टॉस जीते भैया, पहली बार टॉस जीते ऋतुराज गायकवाड़। देयर लाइक फाइनली, मतलब टॉस जीतने के बाद मुझे लगता है उन्होंने भूमि पूजन किया हुआ है। भगवान नहीं, कल काफी मुस्कुरा रहे थे टॉस जीतने के बाद, खुद को भी पता था अरे मैं टॉस जीता हूँ। तो भाई गॉड, ऋतुराज गायकवाड़ मैच हार का कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉस जीत गया भाई। कल टॉस जीते हैं, कल इस बात पे पार्टी हो रही होगी। पार्टी तो इस बात पे टॉस जीते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो वेलकम टू स्टूडियो अड्डा। मैं हूं मयंक और हमारे साथ है मानव जी। हमने सोचा कोमल को बैठाएंगे, लेकिन कोमल के आंखों के नीचे गत्ते आ रखे हैं। कोई बात नहीं। कोमल कह रही थी पूरी रात में सोई नहीं, तो हमने कहा चलो ठीक है अब तुम सो जाओ, हम लाइफ संभाल लेते हैं। बिल्कुल, बिकॉज वी आर अ टीम। तो भाई अब देखो, बात यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली वाले यहाँ खुश हो रहे हैं, दिल्ली वाले, आरसीबी वाले खुश हो रहे हैं। कल चेन्नई के साथ इतने लोगों की बद्दुआएं थी और गुजरात के साथ इतने लोगों की दुआएं। आरसीबी का फैन बेस आप सबको पता है, कल दिल्ली का फैन बेस और गुजरात का फैन बेस, जो जो टीमें क्वालिफिकेशन के लिए अभी तक जिंदा है, वो सारी टीमें दुआएं पड़ रही होंगी कि काश चेन्नई हारे। हे अल्लाह। लखनऊ वाले, दिल्ली वाले, आरसीबी, ये टीम के सपोर्टर, गुजरात की भी हाँ, गुजरात के भी, ये 4 टीम्स के सपोर्टर तो ऐसे थे कि हाँ भाई गुजरात जिता दो, गुजरात जिता। चेन्नई नहीं जीते, असली में नहीं जीते। इतनी लोगों की बद्दुआ लगी। पहले तो यार, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चेन्नई के मोस्ट ऑफ द बॉलर्स इंजर्ड है। मथीशा पथिराना इंजर्ड, मुस्तफिजुर रहमान इंजर्ड, दीपक चहर इंजर्ड। तो इन्हें नए स्टार बॉलर्स हैं वो सारे इंजर्ड हैं। इन्हें नए बॉलर्स के साथ खेलना पड़ रहा है। अब वो बेचारे आए हैं नए, वो बिल्कुल अंडे से निकले ही हैं, तो वो तहलका ऑमलेट बना नहीं पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सोचिए कि सबसे एक्सपीरियंस बॉलर कल शार्दुल ठाकुर थे और सीएसके के लिए दूसरे नंबर पे फिर तो शार्द देशपांडे। तो ये फर्क दिख रहा है। मोइन अली से बॉलिंग कराई ही नहीं। मोइन अली एज अ बैट्समैन खेले, उसमें भी उन्होंने कोई खास इंपैक्ट छोड़ा नहीं था। 50 बनाया। सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो डैरेल मिचेल ने बैटिंग अच्छी की, लेकिन मोइन अली में भी उनका साथ अच्छा दिया। मतलब वो पार्टनरशिप पे देख के लग रहा था कि भाई साहब चेन्नई कुछ कर सकती है। लेकिन क्योंकि जो पहले ओवर में 2 विकेटें गिरी, 3 विकेटें पहले ओवर में 2 गिरी थी, उसके बाद उसके जस्ट अगले ही ओवर में तीसरी विकेट गिर गई थी। तो काफी जल्दी बॉलर्स को, बैट्समैन को याद आ रही थी कि पवेलियन की, बैट्समैन होम सिक हो रहे थे, पवेलियन सिक हो रहे थे कि माही भाई के पास जाना है वापस, तो जल्दी जल्दी चले गए। मुझे बुरा लग गया, मैंने ऋतुराज को कैप्टन बनाया था फैंटेसी में। नहीं, ऋतुराज कल कुछ खास वो भी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो ओपनिंग पे आए, उन्होंने देखा अरे ओपनिंग पे नंबर 3 पर आए, उन्होंने देखा अरे सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन संभालेगा गांव की कमान। तो सारे बैट्समैन ऐसे ही जा रहे थे। रहाणे अरे गए, ये अभी तो आया था।
अजिंक्य रहाणे तो सच में मैदान पे ही उसी समय आए थे, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उन्हें बल्लेबाजी में ओपनिंग दी गई थी, वो उसके बाद चले गए। एक तो अजिंक्य रहाणे का ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा खराब जा रहा है जी बिल्कुल। उसके बाद रचिन रविंद्र रन आउट हो गए, उनका रन आउट वैसे बड़ा अच्छा था। हाँ वो हल्का सा आगे ही बढ़े थे और काफी अच्छा रन आउट करा डेविड था। मिलर ने बहुत शानदार रन आउट किया था। उसके बाद फिर ऋतुराज गायकवाड़ 0 पे चले गए, मेरे कप्तान थे यार फैंटेसी में, दुख हो गया मेरे को। हालांकि मैंने वाइस कैप्टन साई सुदर्शन को बनाया हुआ था, तो कम से कम मेरे पैसे डूबे नहीं, मैंने जितने लगाए थे उतनी रिटर्न आ गई मेरे को। तो फाइन, थैंक्स साई सुदर्शन। साई सुदर्शन ने इनकी डूबती हुई नैया को बचा लिया। हाँ, उन्होंने मेरे पैसे बचवा दिए, थोड़े से बचवाए, मतलब भाई। यार मेरे को ना विकेट से याद आया, रचिन रविंद्र की विकेट से याद आया वो राशिद खान का कैच, वो जो एक धागे जितने गैप से उन्होंने वो बचाया था ना, वो जो छक्का और विकेट ली, सबसे बड़ी बात वो काफी बड़ी चीज थी। तो वही तो मतलब कल गुजरात टाइटंस ने दिखाया कि वो क्यों इतने अच्छी टीम है, क्यों पिछले सीजन फाइनलिस्ट थी और पिछले सीजन चैंपियंस थी। और सबसे बड़ी बात, फाइनली इन लोगों ने चेन्नई से बदला लिया भाई साहब, 3 मैच लगातार हार चुके थे। मौका अच्छा, मौका से याद है, आपको पता चला कि नहीं पाकिस्तान को आयरलैंड ने कूट दिया। हाँ जी, अरे कल सारे आईपीएल में बिजी थे तो एक और अपडेट आया है जी, पाकिस्तान और आयरलैंड की T20 सीरीज चल रही है 3 मैचों की, और आयरलैंड जीत गई पहले मैच में आयरलैंड ने पाकिस्तान को धो दिया। पाकिस्तान पे, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के खराब टीम प्लेयर खेल रहे थे, सारे बेस्ट, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिकार अहमद, फखर जमान, शाहीन अफरीदी, सब टॉप प्लेयर्स थे। और उसके बावजूद आयरलैंड ने चेज करते हुए मैच जीता है। आप सोचिए, 183 का टारगेट चेज कर लिया, 5 विकेट जीत गए। तो ये अब T20 वर्ल्ड कप में सबसे पहला मैच इंडिया का आयरलैंड के साथ ही होगा। पाकिस्तान का भी आयरलैंड के साथ है मैच, मतलब सेम ही ग्रुप में है। तो ये अब हमें इससे ये पता लग रहा है मयंक कि कोई भी टीम को कम में नहीं आंकना, ये सारी टीम पूरी तैयारी करके आई है। और पाकिस्तान के स्टार प्लेयर जैसी टीम को अगर आयरलैंड ने हराया है तो इसका मतलब वो एज एसोसिएट नेशन नहीं खेलने उतर रही, वो एज अपनी एक पहचान बनाने उतर रही है। तो ये चीज टीम इंडिया को भी ध्यान में रखनी होगी और बाकी नेशंस को भी ध्यान में रखना होगा कि किसी भी कंट्री को छोटा नहीं समझना, कुछ भी पलट फेर हो सकता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है जी। यहाँ चौपाल कह रहे हैं, हाय मयंक, आपकी नॉलेज अच्छी है पर प्लेयर सिलेक्शन में क्या हो जाता है? ये तो दुखती रग पे हाथ रख दिया। कोई बात नहीं, क्या करे, जिसको सेलेक्ट करता हूँ वही नहीं परफॉर्म करता। अगर मैं तो रिसेंट फॉर्म के हिसाब से सेलेक्ट करता हूँ कि नॉलेज अच्छी है, चलो भाई हाँ ऋतुराज गायकवाड़ का पिछले मैचेस में अच्छा फॉर्म चल रहा था, फॉर्म कंटिन्यू करेंगे, मैंने उनको ये सोच के कैप्टन बनाया। इनफैक्ट मैंने क्या 45% लोगों ने फैंटेसी में कल के मैच में ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन बनाया था। अगर किसी को अपनी फैंटेसी टीम बनानी है या फिर ये जानना है कौन सी टीम मैच जीतेगी या बैटिंग कंडीशन क्या होगी, बॉलिंग कंडीशन क्या होगी, तो मयंक के लाइव में जरूर जुड़िए और मयंक जो बोल रहा है उसके ऑपोजिट पे पैसे जरूर लगाइए। टीम मैं कह रहा हूँ आपका 1 का 2 तो पक्का होगा। तो ये लाइव मेरा रोस्टिंग सेशन कैसे बन गया है? मयंक ने अभी तक लाइव पे जो बोला उसके आप ऑपोजिट पे पैसा लगाओ। मैं खुद इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ और आज मेरे पास काफी ज्यादा पैसे हो गए। तो मैगर सिंह कह रहे हैं यही क्रिकेट का चार्म है क्या सर, पाकिस्तान हार जाए ये चार्म है? वैसे ये चार्म तो बहुत ज्यादा है भारतीय फैंस के लिए तो बहुत ज्यादा चार्म है कि पाकिस्तान आयरलैंड से हार गई। तो भाई ये बड़ा, मतलब मैं भी शॉक्ड हो गया कल। मैंने तो कल मतलब ऐसे ही स्कोर देखने के लिए फोन खोल लिया अपना कि हाँ भाई देखते हैं मैच का स्कोर क्या है। मैंने देखा चलो ठीक है, चेन्नई तो इधर हार गई है, बगल में मैंने एक स्लाइड किया, मैंने कहा पाकिस्तान हार गई आयरलैंड से। दिल से खुशी हुई, मैं खुशी तो हुई नो डाउट। कल पाकिस्तान का विकेट कीपर भी मैंने देखा काफी फिट, MS धोनी जैसे एकदम फिट। हाँ उन्होंने रन्स भी काफी बनाया यार, 0 बनाया उन्होंने 2 गेंदों में। तो अरे अगर जैसे हम देखते हैं इंडियन प्लेयर्स को देखते हैं, उनको फिटनेस के तौर पे ही रखा जाता है और पाकिस्तानी प्लेयर्स भी काफी ज्यादा फिट दिख रहे थे। और ये चीज भी पाकिस्तानी प्लेयर्स इंग्लिश के हिसाब से आते हैं कि इंग्लिश कितनी अच्छी है।
अगर इंग्लिश अच्छी है तो देयर लाइक हाँ तू आजा टीम। पाकिस्तान में अगर आपको टीम का कैप्टन बनना है तो आपको इंग्लिश में ऑनर्स होना चाहिए, बाकी क्रिकेट में थोड़ा बहुत ज्ञान चलेगा। इंग्लिश में डिप्लोमा भी चलेगा इनका। हाँ डिप्लोमा चलेगा, बस ABCD से इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल के अलावा अगर आपको कोई भी अच्छा सेंटेंस आता है देन यू आर गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, दैट इज अ फैक्ट। बाबर आजम तभी काफी अच्छे कैप्टन है पाकिस्तान के। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि उनको भी इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल के अलावा एक ही चीज आती है, वो है डेफिनेटली। वो हर चीज में डेफिनेटली इट वाज अ वेरी गुड पिच एंड आई फील दैट वी शुड हैव बैटेड अ लिटिल बिट मोर। डेफिनेटली इट वाज अ गुड गेम फॉर अस बट वी कैन लर्न फ्रॉम इट एंड तो ये बाबर आजम की इंग्लिश है, हर दूसरे वर्ड के बाद डेफिनेटली आ जाता है एक बार। मैंने कहा ये डेफिनेट के बहुत बड़े फैन है वासिफपुर वाले। और मैकर सिंह कह रहे हैं अभी तुम्हारा प्रेडिक्शन सही नहीं होता, ये चार्म है, अनप्रेडिक्टेड। ये मेरा रोस्ट सेशन कैसे बन रहा है कमेंट्स वाले में है? तो अब बस ऐसा ही करेंगे कि अब डेली मयंक लाइव आ तो रहे हैं, ये प्रेडिक्शन देंगे अपनी, तुरंत उसके अपोजिट पे पैसा लगाना स्टार्ट कर देंगे लोग। एक का डबल मैं भी कह रहा हूँ मैं जो कह रहा हूँ उससे अच्छा आप लोग उसके अपोजिट लगा लो, पैसे बढ़ जाएंगे आपके, बड़े मेरे तो घट ही रहे। तो भाई देखो वही बात है कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने बहुत अच्छे से दर्शन दिए कल चेन्नई वालों को जी। अहमदाबाद में बुला के, अपने ही घर में बुला के जो स्वागत किया है आरती की थाली लेके, बहुत प्यारा। साई सुदर्शन 51 बॉल में 103, 5 चौके और 7 छक्के, 202 का स्ट्राइक रेट। एक तो इस प्लेयर से बहुत इंप्रेस हूं, चेन्नई के खिलाफ ये अलग ही फॉर्म में आ जाते हैं। पिछले सीजन फाइनल में भी 96 बनाए थे इन्होंने। शुभमन गिल तो खैर चलो, शुभमन गिल तो उन्होंने 55 बॉल में 104 बनाए 190 के स्ट्राइक रेट से, 9 चौके और 6 छक्के। तो भाई दोनों ने ही मिलके मैच समेट दिया था, वहां पे समझ में आ गया था। बॉलिंग की बात करें तो सिमरजीत सिंह को कल बहुत बुरी तरह पर मैं मेरे को ऐसा लग रहा है अभी भी गुजरात ना 20-25 रन पीछे रह गया, क्योंकि अगर हम बात करेंगे रफ्तार की तो काफी ज्यादा आगे चल रही थी गुजरात बैटिंग के मामले में। बट ये है ना कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल के विकेट गिरने के बाद जो बाकी दो प्लेयर्स ने खेला, बाकी जो भी प्लेयर, डेविड मिलर ने खेला, डेविड मिलर ने 11 बॉल में 15 बनाए और उनकी स्ट्राइक आखिरी ओवर में उन्होंने 12-13 रन मार दिए थे, लेकिन वो भी हमें कम लग रहे थे और इस सीजन के हिसाब से तो बहुत कम लग रहे थे। 250 से कम स्कोर बन रहा है तो लग रहा है क्या है यार, बोरिंग मैच है। तो अब मैं बता दूं कि अभी चेन्नई तो रेस में है ही प्लेऑफ्स के, वो तो स्पॉट पे भी है, चौथे स्थान पे। दिल्ली भी रेस में है, लखनऊ भी रेस में है, आरसीबी भी रेस में है और अब तो गुजरात भी आ गई है जी। अभी सिर्फ 2 रेस के बाहर है। हालांकि गुजरात के साथ ये दिक्कत है कि उनका जो नेट रन रेट है वो बाकी सब टीम से सबसे कम नेट रन रेट उनका है, तो उनको बाकी 2 मैचेस भी बहुत बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेगा अगर उन्हें क्वालिफाई करना है तो। और उसके बाद भी उन्हें उम्मीद करनी पड़ेगी कि चेन्नई अपना एक और मैच कोई हार जाए और दिल्ली भी अपना एक मैच हारे, लखनऊ भी अपना एक मैच हारे। ये तीनों टीम जब तक एक एक मैच अपना नहीं हारते हैं तब तक बाकी दोनों टीम्स आरसीबी और जीटी के लिए जगह नहीं बन रही। अगर चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ ये तीनों की अगर हम बात करें तो इन तीनों के पास 2-2 मैचेस बाकी हैं और अगर ये तीनों के तीनों 2-2 मैचेस जीत जाते हैं अपने, तो वहां पे नेट रन रेट के हिसाब से इन तीनों में से जो ऊपर होगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। और आरसीबी और गुजरात तो इस समय सीएसके का नेट रन रेट इन तीनों टीम्स के मुकाबले सबसे अच्छा है और दूसरे नंबर पे फिर दिल्ली और उसके बाद लखनऊ जी। लखनऊ का नेट रन रेट तो फिर हैदराबाद वालों ने बिगाड़ा बहुत बुरी तरह। नहीं, मैं तो चाहूंगा कि लखनऊ का नेट रन रेट अगले मैच में भी बिगड़े और चेन्नई का भी बिगड़े। वैसे देखिए लखनऊ और दिल्ली आपस में एक मैच खेलने वाले, वो भी दिल्ली में ही। आरसीबी और दिल्ली भी आपस में एक मैच खेलने वाले, लेकिन वो बैंगलोर में खेलने वाले। बैंगलोर में तो और अच्छी बात होगी, जेक फ्रेजर मैकगर को वो पिच काफी ज्यादा रास आने वाली है, क्योंकि छोटी बाउंड्री बॉलर्स के लिए वो छोटी बाउंड्री की जाती है वो बाउंड्री। और दिल्ली भी अब तो दिल्ली भी ऐसा नहीं है कि बैटिंग पिच बॉलिंग पिच है, दिल्ली में भी ऐसे इतनी मार पड़ती है बॉलर्स को, तो दोनों जगह काफी रन पड़ने वाले हैं और ये चीज देखने में काफी मजा आएगा। बिल्कुल, क्योंकि आरसीबी भी फॉर्म में और लखनऊ के बैट्समैन भी अगर हम देखेंगे तो थोड़ा ठीक ही फॉर्म में है। ठीक है, मतलब चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। वही बात है भाई सब, वही बात है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। और सबसे अच्छी फॉर्म में अगर मैं कहूंगा लखनऊ के लिए तो
कप्तान साहब ही हैं वहां के। अगर और उसके बाद मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन अवेलेबल नहीं थे, तो उनकी कमी काफी ज्यादा खली। और मैं कहूँ आयुष बदौनी तीसरे नंबर पे लखनऊ के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलर उनके सारे चलने बंद हो गए। आईपीएल के जब चौथे पांचवें मैच में मयंक यादव आए थे, तब हमें लगा था कि क्या तगड़ा बॉलिंग अटैक हो गया यार इनका, कितनी अच्छी बॉलिंग हो रही है इनकी, बैट्समैन रन नहीं बना पा रहे थे। और अब अगर वही हम कहेंगे तो लखनऊ को 9.5 ओवर से 10 ओवर से भी कम में वो 167 रन कंसीड कर रहे हैं, तो काफी बड़े, वो भी चेस करवाते हुए। वही बात है ना, मयंक यादव की इंजरी भारी पड़ गई है, काफी भारी पड़ गई है, और लखनऊ को मेरे हिसाब से अपने बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, और उनके बाकी बॉलर चल भी नहीं रहे। मैट हेनरी को ले, यश ठाकुर एक मैच में उन्होंने 5 विकेट खा लिए, उसके बाद वो एकदम शांति बैठ गए। और उसके अलावा नवीन उल हक का उतना अच्छा सीजन नहीं चल रहा। मैट हेनरी को शुरुआत में मौके मिले, फिर वो भी गायब हो गए। शमार जोसेफ को एक मैच खिलाया, उसमें भी उनकी काफी धुनाई हुई केकेआर के खिलाफ, उसके बाद उन्हें मौका नहीं मिला। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में लखनऊ सुपर जायंट्स वो स्ट्रगल कर रहा है, और उनकी बैटिंग भी उतनी कंसिस्टेंट नहीं है जी। क्विंटन डिकॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लोकेश राहुल भी चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। मतलब वो चांद तक भी चल गया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, 33 बॉल में 29 रन बनाते हैं। हाँ, तो वही केएल राहुल के स्ट्राइक रेट की दिक्कत है, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा ना, सारे आते तो विराट कोहली के पास है, हाँ भाई स्ट्राइक रेट। तो वो चीज केएल राहुल को तो सेलेक्ट ही नहीं किया T20 वर्ल्ड कप टीम में। केएल राहुल को T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं करा, लेकिन अगर आप विराट कोहली को भी कंपेयर कर रहे हो, अगर आप एक प्लेयर को ट्रोल कर रहे हो, मेन तो लोगों को ये दिक्कत है कि भाई विराट को क्यों ट्रोल कर रहे हो, रोहित को क्यों नहीं ट्रोल कर रहे हो। रोहित की परफॉर्मेंस तो विराट से भी खराब है। रोहित तो परफॉर्म भी नहीं कर रहे, अगर आप देखा जाए तो एक सेंचुरी है उनकी, और उसके अलावा ऐसा लेकिन बहुत बड़ा नॉक नहीं खेला। वही बात है कि जो फर्क है रोहित और विराट में, विराट हमेशा से आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, रोहित हमेशा से खराब ही परफॉर्म करते हैं। रोहित इंडियन जर्सी में ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनके आईपीएल परफॉर्मेंस आप बैटिंग के मामले में हर सीजन में देख लो, उन्होंने हार्डली किसी सीजन में 500 क्रॉस किया होगा। शायद मुझे लगता है एक ही सीजन ऐसा था 2016 या 15 में आएगा जब उन्होंने 500 रन क्रॉस किए थे। उसके अलावा रोहित वाज एट हिज पीक, रोहित वाज एट हिज पीक। तो यहाँ पर और भी कमेंट्स आ रहे हैं। चौपाल कह रहे हैं इंग्लिश तब उनकी अच्छी नहीं है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान वालों की इंग्लिश कहाँ से अच्छी होगी भाई साहब, उनकी तो, उन्हें दो ही चीज, एक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग याद आ रहा है, शायद सईद अजमल के साथ हुआ था किसी के साथ, उनसे उनसे इंग्लिश कमेंटेटर ने पूछा, यार रिसेंटली यू बिकम अ फादर, कांग्रेचुलेशन। या इट वाज नॉट me alone, it was the support of whole team। मैंने कहा क्या कह रहा है भाई तू, क्या कह रहा है बेचारा वो कमेंटेटर भी सोच रहा है क्या कहेंगे अपने सामने। They believe in teamwork। इतना ज्यादा टीम को स्क्रिप्ट दी जाती है, अच्छा ये बोलना है कि तुम आने अकेले कुछ नहीं कर रहे, टीम का सपोर्ट था, पर वो किसी भी चीज में तो नहीं। सईद अजमल के ट्वीट्स भी काफी ज्यादा वायरल होते फेसबुक पोस्ट। सईद अजमल, कामरान अकमल हो गए, उमर अकमल हो गए, दे आर इंग्लिश के चैंपियंस। वे मैकर सिंह कह रहे हैं मैच है ये, इलेक्शन नहीं, 250 सीट चाहिए। किसमें? वो शायद इस पे कह रहे होंगे कि मैं कह रहा था ना 250 प्लस जब तक टोटल नहीं बनता, तो उस वजह से वो कह रहे होंगे। लेकिन ये सीजन जैसा घटा है ना, मैं अब की बार 300 पार, अब की बार 300 लग रहा है कि अब की बार 300 पार। मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, मैं कहता हूँ अब की बार 300 पार, क्योंकि जिस हिसाब से हैदराबाद ने माहौल बना दिया था, सारी टीम्स उसी तरीके पे उन्हीं के नक्शे कदम पे चली, चाहे वो केकेआर हो, और इतनी बार 250 प्लस के टोटल बने हैं ना, लग ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि अरे क्या 200। दिल्ली और गुजरात का जब वो मैच हुआ था, जब वो 89 में निपट गए, तब हैरानी हो रही थी कि क्या हो गया। और कल वही गुजरात ने उसी स्टेडियम में, सेम स्टेडियम में 2 सेंचुरियां मारी है। तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि फॉर्म की बात नहीं, पिच की बात है, पिच की बात है। आप देखेंगे मतलब बीसीसीआई वाले क्या ऐसा तिकड़म कर रहे हैं, अगले ही मैच में पिच चेंज कर देते हैं कि सोचते रहो क्या होगा अगले मैच में। चौपाल कह रहे हैं केएल राहुल को एक ही बंदा है जो कुछ बोलेगा, संजीव गोयनका। ओके राइट, संजीव गोयनका ही बोलेंगे उनको, और उसके बाद उन्हें भी बहुत कुछ बोला जा रहा है, वैसे यू नेवर नो। बाकी चलिए बात करते हैं कि
किसके बारे में बात करना था, मैं भूल गया, मेरे अंदर रोहित शर्मा की आत्मा आ गई, मैं भूल गया। टॉस के बाद क्या #रोहित फैंस। हाँ चलिए अब आज के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि आज का मैच को अगर प्लेऑफ सिनेरियो के हिसाब से देखें तो कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है, क्योंकि एक टॉप की टीम है और एक बिल्कुल नीचे की टीम है। केकेआर वर्सेस एमआई है आज, तो ज्यादा कोई प्लेऑफ पे असर पड़ेगा नहीं। हाँ भले ही अगर कोलकाता नाइट राइडर्स ये मैच हार जाती है तो हो सकता है कि वो टॉप 2 में फिनिश ना करे, और ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आज जीती तो वो क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन सकती है, कुछ ऐसा। हाँ आज अगर जीत गई तो क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन जाएगी केकेआर, तो ये हो सकता है भैया। और मैच तो उनका मुंबई से, यानी कि हार्दिक पांड्या वैसे श्रेयस अय्यर और वानखेड़े पे मेरे ख्याल से ईडन गार्डन्स में। तो ईडन गार्डन्स भी इस टाइम पे बैटिंग पिच ही, वैसे तो हर स्टेडियम को इन्होंने बैटिंग के लिए हेवन बना रखा है। बैट्समैन जाओ, बॉलर्स को धो, एकदम ऐसे बैट्समैन रिफ्रेश फील करते होंगे ना, कितना व्हाट अ चाइल्ड। लेकिन 2019 के बाद ये पहली बार है जब मुंबई इंडियंस की टीम ईडन गार्डन्स में खेलने वाली है, क्योंकि 2020 का दुबई में हुआ था, 21 का भी आधा सीजन दुबई में ही हुआ था, 22 के सारे मैचेस मुंबई में हुए थे, और 23 में इन दोनों का एक ही मैच था जो वानखेड़े में हुआ था। तो इस बार लगभग 5 सालों के बाद ईडन गार्डन से मुंबई इंडियंस की टीम वापस आ रही है, और यहाँ पर 13 मैचेस में से 10 मैचेस मुंबई इंडियंस जीत चुकी है इस टीम के खिलाफ। तो रिकॉर्ड तो भैया अच्छा मुंबई का है, लेकिन इस सीजन मुंबई बिल्कुल अलग पेस पे चल रही है, तो रिकॉर्ड केकेआर का इस बार काफी अच्छा है। हाँ। और केकेआर अपने गढ़ में काफी स्ट्रांग रहा, और केकेआर के पास भी अतापी और मतापी हैं भाई। सुनील नारायण और फिल सॉल्ट, वो भी आएंगे, एक बुलाएगा कि हाँ आइए हमारे साथ ठहरिए, दूसरा मीट बन के अंदर जाएगा, उसका पेट फाड़ के निकलेगा। और सुनील नारायण तो ऐसे हैं कि वो विकेटें भी लेंगे। सुनील नारायण तो 32 छक्के लगा चुके हैं, 6.6 की इकोनॉमी से सिर्फ रन दे रहे हैं, विकेट 11 या 13 विकेट ले चुके हैं, रन उनके 500 से ऊपर है। सुनील नारायण इस बार सब कुछ कर रहे हैं, कैचेस पकड़ रहे हैं, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। तो सुनील नारायण सेलिब्रेशन छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं। सुनील नारायण भी लाइक अंपायर होल्ड माय कैप, लो भैया आउट है, आउट उसके, और आउट में भी वो कुछ ज्यादा खास सेलिब्रेशन नहीं करते, ऐसे हाथ पकड़ देते खड़े, चलो सेंचुरी मारने का उन्होंने बस ऐसे बैट दिखा दिया था, हेलमेट तक नहीं उतारा, बस ऐसे बैट दिखा दिया। सुनील नारायण भाई अरे सेंचुरी हो गई क्या गाइस? ओके शाम से सुनते हैं यहाँ पे कि लोग इससे मेरे को एक कहानी याद आ गई। एक राक्षस था कुंभकर्ण नाम का, उसका वरदान था वो सो के उठ के आएगा तो उसके खिलाफ कोई भी सेना जीत नहीं पाएगी। तो सुनील नारायण सो के उठ के कहा, तो सोते सोते ही खेल देते हैं। केकेआर उनको सिर्फ जंग के टाइम पे उठाती है, भैया उठो। सुनील नारायण भी लाइक कहाँ है मेरा खाना, चलो खाना खाया, चौके छक्के मारे, विकेट ली एंड बैक टू बेड। मतलब सोते सोते आते हैं और मार के चले जाते हैं सबको। ये है सुनील नारायण की खासियत। सोते सोते आते हैं, बॉलर्स की नींद उड़ा जाते हैं। हाँ, और आज तो बॉलिंग में भी उतने खास लोग होने वाले नहीं, जसप्रीत बुमराह रहेंगे जिनका रिकॉर्ड सुनील नारायण के खिलाफ काफी अच्छा रहा है। जेराल्ड पॉइंट से भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और मेन बात है सुनील नारायण के साथ दिक्कत ये है कि वो फास्ट पेस्ड बाउंसर अच्छी नहीं खेल पाते, और बुमराह भैया हमारे 140 145 पे। सबसे बड़ी बात इस बार आज के मैच में ये होने वाली है, पीयूष चावला भी है। पीयूष चावला को अगर आप गौर से देखेंगे, इतने एक्सपीरियंस गेंदबाज बन चुके। चावला पहले केकेआर के लिए खेलते थे, 14 में विनिंग नहीं मारा था, केकेआर के लिए खेलते हैं, और उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग करी है इस सीजन भी। अगर आप नोटिस करेंगे, थोड़े रन खा रहे हैं, थोड़े नहीं रन तो खा रहे हैं काफी, लेकिन विकेटें दिला रहे हैं और अपनी गेंदबाजी में फंसा रहे हैं बैट्समैन को। और पिछला भी मैच जब इन दोनों टीम्स के बीच में हुआ था, जहां मुंबई हार गई थी जी, तो वहां पर भी सुनील नारायण और फिल सॉल्ट की जोड़ी चली नहीं थी, क्योंकि बुमराह भैया थे ना। बुमराह नहीं, नुवान तुषारा ने ऐसे विकेट ली थी उस मैच में, लेकिन बुमराह भैया है ना एक एंड से प्रेशर बनाने के लिए। वो ये अकेले भाई अकेले ही तबाही, वो अकेले संभाल लेते हैं। उनको बतापी की जरूरत नहीं है, बतापी वो अलग राक्षस है अपने आप में ही। इस टाइम पे तो पर्पल कैप हर्षल पटेल के पास है, पर्पल पटेल दोबारा से, लेकिन इकोनॉमी के नाम पे भी वो काफी ऊपर है। तो विकेट लेने में भी टॉप पे और रन खाने में भी टॉप पर। विराट कोहली ने उनको पर्पल कैप पहनाई थी, क्राउन बाय द किंग।
ऑरेंज ऑरेंज कैप जिनके हाथ में वो ज्यादा रन्स बनाया ना, तो उन्होंने रन्स भी बनाया, विकेट भी लिए हैं, तो ऐसे लोग रन्स भी खाए मतलब। विराट कोहली ने कहा मिल बांट के करेंगे ब्रो, चलो तू मेरे को विकेट दूंगा। हाँ तो ये काफी अच्छी चीज देखने को मिली थी हमें। हर्षल पटेल काफी मैंने पोस्ट भी देखा था आरसीबी का और पंजाब किंग्स का, जिसपे वो हर्षल पटेल क्राउन्ड बाय किंग। क्राउन्ड बाय किंग। अब उसके अलावा भी एक बात करें तो आज के मैच में भाई, अगर मैं फैंटेसी टिप्स दूं आपको, अब देखो टाइम आ गया फैंटेसी टिप्स। मैं अभी बनाऊंगा ऑपोजिट टीम। हाँ बताइए। हाँ देखो ऐसा है कि मुंबई इंडियंस केकेआर का मैच है, मुंबई का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, केकेआर खराब रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से आज मुंबई की टीम अच्छा परफॉर्म करने वाली है। तो आई गेस सूर्य कुमार यादव को मैं जरूर रखना चाहूंगा। केकेआर पे पैसे लगा रहा हूँ सूर्य देखो गाइस, इनके खिलाफ जा जाके मैंने आईफोन ले लिया, तो अगर आप भी आईफोन चाह रहे हैं तो आज लगा दीजिए जो है आपके पास। केकेआर पे मैं अपनी टीम में रोहित शर्मा को नहीं रखूंगा क्योंकि उनका फॉर्म बहुत खराब चल रहा है। और रोहित शर्मा टीम के कैप्टन और बताइए। और मैं अपनी टीम में मिचेल स्टार्क को भी नहीं रखूंगा क्योंकि मिचेल स्टार्क वाइस कैप्टन। सुनील नारायण को तो डेफिनेटली मैं कैप्टन बना रहा हूँ इस मैच में। और सुनील कुमार सॉरी, हाँ सुनील नारायण को टीम से बाहर कर दिया मैंने। हाँ और वाइस कैप्टन मैं अपना रखूंगा सूर्य कुमार यादव को। इनको मैं रखूंगा एक्स्ट्रा प्लेयर में। तो ये मेरी फैंटेसी टीम है और ये है मेरी फैंटेसी टीम। अब आज रात को पता चल जाएगा कि कौन जीतता। तो कल के लाइव में इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया अब अगली बार। हाँ लेकिन अभी के लिए भाई एक और थोड़ी बहुत तो बात इस पे भी होनी चाहिए कि अगले साल, क्योंकि अब देखो आईपीएल खत्म पे आ रहा है, अब मतलब ज्यादा दिन बचे हैं नहीं। मतलब आज देखिए 11 मई हो गया, 26 मई को फाइनल है, यानी कि 15 दिन का मेहमान है हमारा आईपीएल बस इस साल के लिए। फिर अगले साल दर्शन देंगे ये सारी टीम्स। तो क्या लगता है मानव, इस साल से अगले साल में क्या क्या मेन जो बदलाव है वो हो सकते हैं? लाइक देखो इस बार तो बहुत सारी प्लेयर और ओनर्स कंट्रोवर्सी हो चुकी है, तो कौन कौन से ऐसे आपको प्लेयर लग रहे हैं जिनका कंफर्म है कि हाँ ये अगले सीजन दूसरे टीम से नजर आने वाले हैं? केएल राहुल सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे को यही लग रहा है कि केएल राहुल, और क्योंकि केएल राहुल कुछ खास परफॉर्म कर भी नहीं पा रहे लखनऊ के लिए। जब तक वो पंजाब किंग्स में थे तो मैंने आपने एटलीस्ट एज अ बैट्समैन वो अच्छा एज अ बैट्समैन 50-60 ये उनका एवरेज स्कोर था हर मैच में। 100 इतने मार, और वो भी 16 गेंदों में 50 मार रहे हैं, तो 14 गेंदों में मार चुके हैं। तो ये सब, और क्रिस गेल के साथ उनकी पार्टनरशिप होती थी, काफी अच्छी होती थी। तो ये चीज हमने काफी अच्छी देखने को मिली थी। और अगर प्रीति जिंटा को आप ऐसा ओनर देखोगे ना, तो बाकी ओनर्स को अगर आप कंपेयर करोगे, एग्रेशन दिखाते हैं ओनर्स। उस दिन हमने दिल्ली के और आरआर के मैच में देखा था, दिल्ली के ओनर कर रहे आउट है, काफी एग्रेसिव अप्रोच थी उनकी। फिर संजीव गोयनका लखनऊ के ओनर, वो केएल राहुल को डांटते दिखे, वो भी बीच मैदान में, जो काफी डिसरिस्पेक्टफुल था एक खिलाड़ी के लिए। और प्रीति जिंटा, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो एक ऐसी ओनर है, अगर उनकी टीम हारती है तो वो ओपोनेंट टीम को सपोर्ट करती है, उनकी टीम जीतती भी है तो भी वो एज अ मैच को देखने और एंजॉय करने के पर्पज से आती है, अपनी टीम को सपोर्ट करने के पर्पज से आती है। टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, उठ के क्लैप करती है। टीम का कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करता, उसके लिए भी उसको अप्रिशिएट करती है कि कोई बात नहीं, यू ट्राइड, उसके कंधे पे हाथ रख के। हमने कितनी बार देखा है, प्रॉपर अप्रिसिएशन उसको मिलता है। टीम का ओपोनेंट भी अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्रीति जिंटा को हमने उसके लिए तक अप्रिसिएशन करते हुए देखा है। तो ये चीज एज अ ओनर काफी अच्छी लगती है। ये चीज तो मैंने शाहरुख खान में भी देखी है। शाहरुख खान में भी देखी, लेकिन शाहरुख खान को भी कभी कभी मैंने एग्रेसिव अप्रोच में देखा है कि अगर टीम जीत रही है तो शाहरुख खान भी लाइक काफी एग्रेसिव ऊपर बैठ के। तो ये चीज मैंने प्रीति जिंटा में देखी। वो काफी सबर वाली ओनर है। गुजरात के ओनर्स की हम बात ही नहीं करेंगे, वो तो कंट्री के बाहर दिखते ही नहीं है। वो तो कंट्री के बाहर। वो तो अभी फोन कर रहा हूँ शुभम, हाँ मैच जीत गया, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, चलो रखते हैं, आगे काम करना बाय। तो ओनर्स के मामले में अगर मैं कहूंगा तो प्रीति जिंटा काफी अच्छी ओनर है, जो अपनी टीम ना जीत, लेकिन कहीं ना कहीं प्रीति जिंटा की ओनरशिप में एक दिक्कत है कि हर सीजन वो टीम्स बड़ी बदल देते हैं यार। टीम्स वो बदलती, टीम को बैक ही नहीं करते अपनी टीम को। एक सीजन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया,
मतलब लाइक हर सीजन में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं और उसके बाद भी मतलब वो तुरंत टीम में चेंजेस। मैं मानूंगा कि मैनेजमेंट का डिसीजन होता है सारा। हाँ, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट उनकी खराब है। प्रीति जिंटा वो इज एन एक्ट्रेस, उनको उनसे ज्यादा डिसीजन जो है मैं मानूंगा कि ये मैनेजमेंट लेती है कि कौन सा प्रीति जिंटा को इन्फॉर्मेशन सारी मैनेजमेंट देता है कि कौन सा खिलाड़ी कैसा परफॉर्म कर रहा है जी, कौन से खिलाड़ी को स्काउट करना है। स्काउटिंग टीम जो होती होगी पंजाब किंग्स की, ये सारा डिसीजन उनका होता है। वैसे अगर उसके अलावा बात करें, जहां ऐसा मैं ये देख पा रहा हूं कि इस बार पहला क्वालिफायर और एलिमिनेटर अहमदाबाद में है और दूसरा क्वालिफायर और फाइनल चेन्नई में है जी। अच्छा थोड़ी लगेगा चेपॉक के मैदान पे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ही मौजूद ना हो फाइनल वगैरह में। फिर भी लोग येलो पहन के आए होंगे, पूरा मैदान येलो रहेगा। हाँ, ये तो बात है। फैंस अगर वो मंजर आप इमेजिन करिए मयंक, मान लीजिए 4 जो टीम्स हैं उनमें चेन्नई सिलेक्ट नहीं हुई और 2 मैच जो चेपॉक में है उसके अंदर 2 टीम्स खेल रही है और उनके सपोर्टर दिख ही नहीं रहे, पूरी टीम येलो में बैठी है। मुझे तो लगता है कि चेपॉक वाले पूरा स्टेडियम बुक कर देंगे, उसके बाद कोई मैच देखने जाएगा ही नहीं अगर चेन्नई नहीं पहुंची तो, क्योंकि ऐसा कर सकते हैं वो लोग, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अलग है। हालांकि एक तो आपने केएल राहुल का नाम लिया, मैं कहूंगा रोहित शर्मा मुझे लग रहा है अगले सीजन मुंबई इंडियंस के लिए नहीं नजर आएंगे। मैं अगर मेरी आप बात मानेंगे तो मेरे को लगता है रोहित शर्मा अगर मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेलेंगे तो रोहित शर्मा अगला सीजन आईपीएल नहीं खेलेंगे, आईपीएल ही नहीं खेलेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा काफी ज्यादा लॉयल प्लेयर है मैं कहूंगा अपनी टीम के लिए। ये बिल्कुल, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, मैं बड़ी चेंज की बात कर रहा हूँ। मैं ये मानने को तैयार हूँ कि हो सकता है अगले सीजन वो आईपीएल खेले ही ना, लेकिन वो मुंबई इंडियंस के लिए तो नहीं खेलेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, हमने विराट कोहली को भी देखा है, विराट कोहली अभी तक आईपीएल नहीं जीते लेकिन फिर भी उन्होंने आरसीबी का साथ नहीं छोड़ा। महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई के लिए कितने लॉयल है, बीच में 2 साल के लिए। हाँ, वैसे अगला सीजन ये तो एक तरह से मुझे अब कंफर्म ही लग रहा है कि एमएस धोनी नहीं दिखेंगे। एमएस धोनी हो सकता है दिनेश कार्तिक ना दिखे, एमएस धोनी नहीं दिखेंगे क्योंकि भाई उन्होंने मतलब एक तरह से कह भी दिया था कि ये उनका लास्ट सीजन है और इस बार भी वो एक लिगामेंट टीयर के साथ खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं टीम उतना अच्छा परफॉर्म कर भी नहीं पा रही है, तो हो सकता है मैनेजमेंट भी उन्हें कहे कि ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू हैंग योर बूट्स। नहीं, मैनेजमेंट उन्हें ऐसा चाह के भी नहीं कहेगी, क्योंकि अगर धोनी गए तो सीएसके की आधी फैन फॉलोइंग चली जाएगी, तो ये चीज जो हर स्टेडियम में हम चेन्नई की जर्सी देखते हैं वो नहीं दिखेगी, वो कम हो जाएंगी थोड़ी, क्योंकि सब लोग थाला के दर्शन करने ही आते हैं, वो थाला दर्शन। तो और अगर आप खिलाड़ियों की बात करेंगे तो मैं कहूंगा अगले सीजन में मिचेल स्टार्क नहीं देखेंगे। हाँ, वो फिर से रेस्ट पे चले जाएंगे, वो कहेंगे भाई मुझे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है, मैं आईपीएल नहीं खेल रहा। हाँ, उनके साथ ये बिल्कुल हो सकता है। मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ कि अगले सीजन पता चला मिचेल स्टार्क कहेंगे मन नहीं है मेरा, आईपीएल एक सीजन खेल लिया ना बहुत है, 25 करोड़ ले लिए। और अगले सीजन और खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो अजिंक्य रहाणे नहीं दिखेंगे। हाँ, आई फील अजिंक्य रहाणे भी अगले सीजन मुझे बहुत चांसेस लगने को नहीं दिखेंगे। पीयूष चावला हो सकता है, पीयूष चावला क्योंकि उनकी फॉर्म उतनी खराब नहीं चलती, तो पीयूष चावला की एज की कंसर्न मैं कह रहा हूँ कि वो भी काफी बिल्कुल उनकी एज हो गई है, इस वजह से पीयूष चावला भी शायद ना दिखें। और अगर हम कुछ खिलाड़ियों की बात करें, आपके दिमाग में कोई आ रहा है मयंक? महकर सिंह क्या कह रहे हैं, मुंबई कुछ अलग ही रिकॉर्ड बनाएगी इस बार, वो बना चुकी है रहने दो सर, वो तो बना चुकी है। एक रिकॉर्ड आरसीबी भी तो बना चुकी है, लगातार 7 मैच हारी थी, तो उसके बाद लगातार 4 जीत भी गए। हाँ, तो ये रिकॉर्ड नहीं कह सकते, ये तो पहले भी चलो ठीक है कोई टीम हारी होगी इससे पहले, तो ये रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन आरसीबी अब अच्छा परफॉर्म कर रही है, अभी भी चांसेस हैं, लेकिन आरसीबियंस अभी दुआ कर रहे होंगे कि कौन भगवान दिल्ली आ जाए। मुझे लग रहा है फाफ डू प्लेसी की बहुत उम्र हो गई, हो सकता है अगले सीजन वो भी ना दिखे। हाँ, तो अगली बार आरसीबी कमान कौन संभालेगा? रजत पाटीदार, विराट कोहली को दोबारा इंस्टिगेट किया जाए, पता चलेगा भैया कर लो, एक सीजन कर लो प्लीज। विराट कोहली 2 सीजन से ज्यादा मेरे को नहीं लगता और दिखेंगे ना, उनकी जितनी फिटनेस है आईपीएल तो वो धोनी की उम्र तक खेल ले।
42 43 तक खेले, उनकी जितनी फिटनेस है। आईपीएल तो खेल ही लेंगे, इंटरनेशनल में समझ सकता हूँ रिटायरमेंट ले ले, बट आईपीएल खेल, क्या पता कि हो सकता है अगला सीजन आरसीबी वाले रोहित शर्मा को बुला ले कि भैया आ जाओ। क्या लगेगा, दो अतापी बतापी ब्रदर इंडियन टीम के, दो भाई, दोनों तबाही, दोनों रोहित शर्मा आके भैया कर दो यार कप्तानी एक सीजन आप हमारे लिए। पता चला आरसीबी उनकी कप्तानी में ट्रॉफी जीत भी गई, क्या फेरी टेल एंडिंग होगी दोनों के लिए, रोहित और कोहली के लिए। ज्यादा मैनिफेस्ट कर दिया हमने भी। अगले सीजन हाँ एक और खिलाड़ी का मैं नाम लूंगा, भुवनेश्वर कुमार। वो दिख जाएगी आईपीएल में दिख सकते हैं क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेलते दिख रहे हैं, पर उनकी भी, और ईशांत शर्मा भी मैं मानूंगा, ईशांत शर्मा क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी बड़ी एज तक खेलना, इस एज तक खेलना बड़ी बात होती है। और ये दोनों अगले सीजन डेविड वार्नर नहीं दिखेंगे मुझे लगता है। डेविड वार्नर की एज हो गई है, और मैं मानूंगा ईशांत शर्मा और भुवनेश्वर कुमार की भी एज है, तो वो दोनों का भी दिखना अगले सीजन देख। उमेश यादव, मोहित शर्मा, इन दोनों की भी काफी एज है। नहीं, लेकिन ये दोनों फिर भी खेल लेंगे, और मुझे लगता है अगले सीजन मोहम्मद शामी भी वापस आएंगे। अगले सीजन तक मोहम्मद शमी की भी एज हो जाएगी। एज फैक्टर काफी खिलाड़ियों का है इसमें। बट आईपीएल में यही तो बात है ना कि एज फैक्टर को ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता है। आईपीएल में आप देखो कि बड़े बड़े प्लेयर्स भी पहले भी खेलते आए हैं जब उनकी एज अच्छी। आशीष नेहरा ने आई गेस जो अपना आखिरी आईपीएल मैच खेला था तब उनकी एज 37 थी या 38 थी, तो आशीष नेहरा भी बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। आशीष नेहरा तो इंडिया के लिए भी काफी उम्र तक खेले, लाइक उस एज तक इंडियन टीम में बने रहना ये काफी बड़ी बात होती है। और एज अ फास्ट बॉलर तो बिल्कुल, क्योंकि फास्ट बॉलर को फिटनेस कंसर्न बहुत होते हैं, कभी उनके पैर में चोट लग जाती है, मुड़ जाता है। और आशीष नेहरा तो बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन थे, उनकी 12 से 13 सर्जरीज हुई हैं हाँ, तो उनके करियर में, तो ये भी बात है। तो एज फैक्टर मुझे नहीं लगता है कंसर्न होगा, लेकिन हाँ बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो अगले सीजन आपको नहीं दिखेंगे, और कोई ऐसे प्लेयर्स होंगे जो अगले सीजन अपने जो करंट फ्रेंचाइजी है उसके लिए नहीं दिखेंगे। इसमें से एक केएल राहुल है, एक मुझे रोहित शर्मा लग रहा है, और मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स को भी ट्रीट किया है, मुझे तो लगता है कहीं बुमराह और सूर्य कुमार यादव भी ना कहेंगे भैया हमें भी जाने दो। और चलो एक चीज की गारंटी तो मैं आपको दे रहा हूँ, 2025 में मोस्टली प्लेयर्स अपनी टीम में नहीं दिखेंगे, क्योंकि मेगा ऑप्शन है, सब पलट फेर हो चुका होगा, तो ये चीज काफी देखने को मिलेगी बढ़िया सी। बिल्कुल तो मेगा ऑप्शंस होगा, और क्या पता भाई 25 नए खिलाड़ी देख, क्या पता 25 करोड़ का रिकॉर्ड भी टूट जाए मिचेल स्टार्क का। हो सकता है मेगा ऑप्शन से बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे नाम में, और मान लीजिए रोहित शर्मा, केएल राहुल जैसे प्लेयर आ गए ऑप्शन में, उनके ऊपर तो लगातार बिड्स आएंगी। और अब वॉलेट के प्राइस 100 करोड़ कर दिया था, तो अब कहीं मेगा ऑप्शन से और ना बढ़ा दिया जाए। और मुझे तो जहां तक पता है कि इस बार ये भी बातें हो रही है कि मेगा ऑक्शंस में 3 रिटेंशंस की जगह 8 रिटेंशंस अलाउड किए जाएं, क्योंकि एक टीम जो है बहुत मुश्किल से अपने बेस को बनाती है, अपने यंग प्लेयर्स को ट्रेन करके बनाती है, और कहीं ना कहीं उसका पूरा फायदा वो नहीं उठा पाते क्योंकि मेगा ऑक्शंस आ जाते हैं और उसके बाद प्लेयर्स चले जाते हैं। ये चीज दिल्ली कैपिटल्स के साथ हुई थी, जो दिल्ली के साथ हुई है, पंजाब के साथ होती आई है। पंजाब तो वैसे भी अपने प्लेयर्स को रिलीज कर देता है, और दिल्ली के साथ तो ये प्रॉब्लम शुरू से रही है कि दिल्ली के वो जो खिलाड़ी है ना, वो कोर प्लेयर्स, दिल्ली के पास एबी डिविलियर्स थे, दिल्ली ने रिलीज कर दिए, डेविड वार्नर, शिखर धवन, गौतम गंभीर को रिलीज कर दिया था, वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ियों को दिल्ली रिलीज कर चुका है। तो दिल्ली ने बहुत सारी चीजों को खोया है, दिल्ली ने बहुत गलतियां की हैं, दिल्ली की मैनेजमेंट ने बहुत गलतियां की है, तो इससे दिल्ली लेकिन यही बात है कि जब से जिंदल स्टील्स ने अक्वायर किया दिल्ली को, जब दिल्ली डेयरडेविल से दिल्ली कैपिटल्स बना, तब से दिल्ली की टीम थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, अच्छी हुई है, मतलब उसके बाद से ये नजर आ कि जैक फ्रेजर, मैकगर्क और ये जो मतलब जहां तक मैंने देखा है कि 2018 के बाद से, जब से दिल्ली डेयरडेविल्स दिल्ली कैपिटल्स बनी, उसके बाद से दिल्ली एक भी सीजन लास्ट पर फिनिश नहीं किए। नहीं तो उससे पहले आप देखो 2018 में वो लास्ट पे थे, दिल्ली पंजाब लास्ट पे रहती थी, 17 पे लास्ट पे थे, तो मतलब मोस्ट ऑफ द सीजन्स में वो लास्ट पर ही रहते थे, मतलब लास्ट सेकंड लास्ट। लेकिन जब से मैं बता रहा हूँ कि जब से इन लोगों ने दिल्ली डेयरडेविल से दिल्ली कैपिटल्स पे स्विच किया है, तब से ये लोग, और कैप्टनसी जब से श्रेयस अय्यर को मिली, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने जब से कमान संभाला, नहीं पहले जब श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी मिली थी तो हमने देखा था कि दिल्ली की टीम कंप्लीटली चेंज हो गई थी। बिल्कुल, दिल्ली ऐसी टीम बन गई थी कि हाँ अब ये कंपटीशन है, पहले से पहले दिल्ली को कोई कंपटीशन तक नहीं समझता था। बिल्कुल 2019 में जब मुझे याद है 2019 में जब इन लोगों ने एक
टीम बनाई, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम, जहां पृथ्वी शॉ थे, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन नहीं शिखर धवन उस सीजन में, अगले सीजन में नहीं, पृथ्वी शॉ और शिखर धवन शुरू से ओपनिंग कर रहे हैं। पृथ्वी क्योंकि उससे पहले दिल्ली के पास ओपनिंग पेयर इतना कुछ खास नहीं था। मैं कहूंगा 2020 में जब ऋषभ पंत को कमान मिली थी ना, तो ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को 2020 में जब 21 में मिली थी, 21 में आधे सीजन में जब ऋषभ पंत को कमान मिली थी, तो ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने दिल्ली के लिए ऐसा काम करा जब वो शुरुआत में दिल्ली से जुड़ गए थे। तो दोनों यंगस्टर, एक ऋषभ पंत तो स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब अपना करियर ही उन्होंने दिल्ली से स्टार्ट किया, श्रेयस अय्यर ने भी अपना करियर दिल्ली से स्टार्ट किया, दोनों को दिल्ली ने उठाया, दोनों यंग प्लेयर्स थे उस समय जब आए थे, और दोनों ने दोनों का राइज मैंने अगर देखा था ना, तो दोनों का राइज था गुजरात लायंस के खिलाफ एक मैच था जी, दोनों ने कुछ रन से दिल्ली चूक गई थी। हाँ, लेकिन उस मैच में वो दो यंगस्टर्स मिल गए थे दिल्ली को कमाल के, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। लेकिन श्रेयस अय्यर तो चलिए केकेआर के कैप्टन है अभी, और ऋषभ पंत दिल्ली के कैप्टन है, और मुझे लगता है ये दोनों अगले सीजन भी अपनी अपनी टीम की कमान संभाल रहे होंगे, और अगले सीजन ये दोनों और निखर के आएंगे। मतलब अभी तो क्योंकि अभी भी फिर भी यंग है, ऋषभ पंत भी अभी उतनी कैप्टनसी में उनको एक्सपीरियंस नहीं है, श्रेयस अय्यर को भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है कैप्टनसी का, लेकिन जैसे जैसे ये लोग और प्रोग्रेस करेंगे, मुझे लगता है अगले साल तक तो बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं। नहीं, ऋषभ पंत काफी अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, मैं अभी भी कर रहे हैं, और मैं बहुत गौर से नोटिस कर रहा हूं। और आप वही सोचो कि अगर अगले सीजन भी मतलब वो इतने अच्छे से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अगले सीजन तो मुझे लगता है वो दिल्ली को जरूर प्लेऑफ्स, क्या मुझे लगता है अगले सीजन दिल्ली वन ऑफ द कंटेंडर्स हो सकती है चैंपियनशिप की, अगर वो एक अच्छी टीम बनाए, क्योंकि आपको एक अच्छी टीम भी देनी पड़ेगी कैप्टन को। और एज अ नॉट अ दिल्ली फैन, एज अ इंडियन क्रिकेट टीम फैन, मैं ये मानूंगा कि ऋषभ पंत की कैप्टनसी का ये फायदा मिलेगा इंडियन टीम को कि एक तो वो विकेट कीपर है बिल्कुल टीम इंडिया के, और वो मेन विकेट कीपिंग ऑप्शन रहेंगे टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप में, जिससे इंडिया को ये फायदा मिलेगा कि फील्ड प्लेसमेंट विकेट कीपर से बेटर कोई नहीं करा सकता। एक तो वो विकेट कीपर जो है वो एक अच्छे से, मतलब कहीं ना कहीं डीआरएस में भी वो काफी, और हमने इस सीजन देखा भी है उनको, काफी अच्छे डिसीजन लेते हैं उनको देखा है। अगर कोई बॉलर्स आपको पता है काफी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, तो बॉलर्स अगर एक्साइटेड होकर डीआरएस मांग भी रहे हैं, तो ऋषभ पंत साफ मना कर रहे हैं उनको, और काफी अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, काफी अच्छी फील्ड प्लेसमेंट्स कर रहे हैं, काफी अच्छे बॉलिंग की रोटेशन कर रहे हैं, हालांकि उनके बॉलर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे उसके बावजूद। तो ये चीज ऋषभ पंत में एक मैच्योरिटी लेवल दिखा रहा है, और इससे पता लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की कितनी हेल्प करने वाले हैं ऋषभ पंत। बिल्कुल, तो आई फील कि रोहित शर्मा की भी हेल्प करेंगे, और रोहित शर्मा की हेल्प करने वाले इस बार काफी प्लेयर्स है, विराट कोहली है, ऋषभ पंत है, हार्दिक पांड्या भी तो है यार, हार्दिक पांड्या भी है। नहीं, जितनी भी है मुंबई इंडियंस में जो भी है, मुझे लगता है इंडियन टीम में ये नहीं आना चाहिए। आई फील कि इंडियन टीम में जब आप खेल रहे हो तो प्लीज प्ले एज ए यूनिट, वहां पर आप रिस्क नहीं ले सकते। 11 साल से वेट कर रहे हैं, वहां पर तो रोहित ही टीम के सरपंच होंगे, और सरपंच जी जब जो चाहेंगे वही चलता है, तो सरपंच जी का तो सारी बात मानेंगे, और सरपंच काफी अच्छे हैं, गांव की कमान उन्होंने बहुत अच्छे से संभाली थी, हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, और पहली बार ऐसा हुआ था कि टीम को कोई क्रिटिसिज्म नहीं झेलना पड़ा था, उल्टा सपोर्ट मिला था। हर ऐसा कोई आप सोशल मीडिया साइट देख लो, आप न्यूज चैनल देख लो, आप आम जनता की बातें सुन लो, हर बंदे ने टीम को क्रिटिसाइज करने की बजाय सपोर्ट करा था। तो ये चीज काफी अच्छे देखने को मिली थी रोहित की कैप्टनसी में, और अगली इस वर्ल्ड कप में भी हमें ये देखने को मिलेगा कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप तो ला रहे। तो भाई खत्म करते हैं अब यहाँ का लाइव सेशन, क्योंकि बातें तो कर ली हमने सारी। सुदर्शन और गिल लतापी बतापी, चेन्नई की हालत खराब, बैंगलोर और दिल्ली के अभी भी मौके बने हुए हैं, आज का मैच कैसा होने वाला है, फैंटेसी मैंने बता दी है। प्लीज फॉलो दोस टिप्स, जैसे मानव करते हैं मेरे टिप्स को फॉलो। भाई आईफोन लेना है ना सोच लेना है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा जुड़ने के लिए, और अगर आपको ये स्ट्रीम पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टूडियो अड्डा।